हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का जो एनसीईआरटी साइंस है उसमें जो हमारा पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हम लोग पेज नंबर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 9 से, जो बच गया है। अभी इससे पहले का क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया है। तो देखिए, हम लोग नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नई एनसीईआरटी में जैसे दिया उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, पेज नंबर 9 पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। निम्नलिखित तापमान को हम लोग को क्या करना है कि सेल्सियस में बदलना है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये केल्विन का मान दिया है कि 300 केल्विन। कह रहा है कि इसको सेल्सियस सेंटीग्रेड या सेल्सियस के अंदर बदलिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है एक कि K बराबर C प्लस 273, ये फार्मूला होता है। K का मान दिया, C का मान निकालना है। तो अब बताइए कि C का मान यदि अगर निकालना है तो K माइनस 273 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब मान रख दीजिए, K का मान हमारा कितना दिया है। पहली कंडीशन में 300 दिया है, 300 माइनस 273, तो C का मान हमारा कितना आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 27 डिग्री। C का मान कितना आ गया, 27 डिग्री आ गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, K का मान दिया कितना, 573 दिया हुआ है। कितना, 573 केल्विन। इसमें भी C का मान निकाला तो फॉर्मूला C बराबर K माइनस 273 हो जाएगा। यहाँ पर 573 माइनस 273 कर लेंगे तो C का मान हमारा कितना आ जाएगा। देखो 003, यानी 300 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर इसका हो गया। ये था हमारा पहला वाला क्वेश्चन। आसान है, हल करना था, हल कर दिया मैंने। इसमें देखो हल करके ही दिया है, लेकिन मैंने भी आप लोगों को हल करके दिखा दिया बाकायदा, अपने हिसाब से किस तरीके से हल करेंगे। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ये चीज बताना है। अब एक चीज हम ये जानते हैं कि जो जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है। अब उससे ज्यादा कितना भी तापमान रहेगा वो वाष्प के रूप में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो जल है 250 डिग्री सेल्सियस पर तो श्योर है कि वो केवल भाप में ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होगा हमारा वो जो है भाप में भी रहेगा और द्रव अवस्था में भी रहेगा। इसी को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखा गया आंसर कि 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्पित हो जाता है, केवल वाष्प के रूप में रहेगा। और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल वाष्प अवस्था में रहेगा। यहाँ पर जल वाष्प के बजाय यहाँ पर लिखिए द्रव तथा वाष्प अवस्था में रहेगा। क्या, द्रव तथा जल जो है द्रव तथा वाष्प अवस्था में रहेगा। इस तरीके से जो है हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो तीसरा प्रश्न लिखा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। यानी अवस्था जब परिवर्तन होता है तो तापमान क्यों स्थिर रहता है, तो गुप्त ऊष्मा के कारण रहता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे आंसर लिखा गया है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं, लेक्चर में हम लोगों ने लेसन में पढ़ चुके हैं। पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंध को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाती। यानी सपोजेड यदि अगर कोई बर्फ का टुकड़ा लिया गया है तो बर्फ के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वो गर्म होता रहता है, लेकिन उसका तापमान अभी 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है जब तक उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा रहता है। रीजन ये है कि उसके अंदर बर्फ के टुकड़े को तोड़ने में सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है और उसका तापमान परिवर्तन नहीं कर पाता है। ये रीजन होता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन
करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को दरों में बदलने के लिए क्या करते हैं, संपीड़ित कर दिया जाएगा। सिंपल सी चीज है। देखिए यहाँ पर इसका रीजन यहाँ पर लिखा है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदलने के लिए दो तरीका प्रयोग किया जा सकता है। पहला क्या है कि गैसों के अणुओं पर दाब बढ़ा देना ताकि वे अधिक पास आ जाएं। दाब बढ़ा देंगे, दाब बढ़ाने की वजह से जो है कण उसके पास आ जाएंगे। पहली कंडीशन ये हो जाएगी, पास आ जाएंगे तो जो है गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगा। दूसरा क्या है कि गैस का तापमान कम करना, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए ताकि पास होकर द्रव में बदल जाए। दूसरा रीजन ये है कि तापमान को कम कर दिया जाएगा, यानी ठंडा कर देंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो उसके कण क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बस ये रीजन है। ये था हमारा जो है पेज नंबर 9 का इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए जो है हम लोग क्या देखेंगे, पेज नंबर 11 पर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 11 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, यानी कूलर से हवा जो हम लोग को ठंडी मिलती है गर्म शुष्क दिनों में, इसका रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। तो उत्तर देखिए यहाँ पर, जल के वाष्पीकरण की दर तापमान बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, यानी जल का वाष्पीकरण जो है तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, तापमान घटाएंगे तो कम हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है गर्म और शुष्क वातावरण में जल का अधिक वाष्पीकरण होने के कारण, यानी गर्म के दिनों में शुष्क या सूखे दिनों में लहर जो है पछुआ के दिन जब चलता है, पछुआ हवाएं जब चलती हैं, सूखी हवाएं जब चलती हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि अधिक गुप्त ऊष्मा की अवशोषित कर लेता है, यानी बहुत ज्यादा ऊष्मा को लेता है और ताप जो है जल को वाष्पीकृत कर देता है बहुत तीव्रता के साथ, और ऊष्मा को ले लेता है। तो ऊष्मा को जब लेगा तो उसी ऊष्मा को यहाँ पर ठंडा करके देता है। तो अधिक गुप्त ऊष्मा के अवशोषण होने के कारण कूलर का जो जल होता है ठंडा हो जाता है, जिससे कूलर अधिक ठंडा करता है, जिससे हवाएं भी ठंडी लगती हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसका रीजन देखिए यहाँ पर, वही रीजन इसमें भी है। गर्मियों में जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, वही ऊपर वाला रीजन इसमें भी है कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जल के कण जो है घड़े की सतह से ऊर्जा अवशोषित करने लगते हैं। ये जो घड़ा की जो सतह होती है वहां से जो है ऊर्जा को अवशोषित करने लगते हैं। इसी प्रकार घड़े तथा घड़े के जल जो है शीतलता आ जाती है, यानी उसके अंदर घड़ा भी ठंडा हो जाता है और घड़े के जो जल होता है वो भी ठंडा हो जाता है। शीतलता का मतलब दोनों जो है ठंडे हो जाते हैं। ये था हमारा जो है इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, केवल लिखना है और कुछ नहीं करना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरा लिखा कि एसीटोन या पेट्रोलियम, यानी जो अल्कोहल होता है जिसके भी अंदर अल्कोहल होता है, या परफ्यूम जो इत्र वगैरह होती है, कि हथेली पर जब रखते हैं तो वो क्या करता है, ठंडा क्यों हो जाता है, ये भी गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। देखिए यहाँ पर इसका भी रीजन, एसीटोन पेट्रोल या इत्र का जो क्वथनांक होता है कम होने के कारण ये हमारी हथेली से ही ऊष्मा अवशोषित करके वाष्प में बदल जाते हैं, यानी इसका क्वथनांक बहुत कम होता है और हमारी हथेली से जो ऊष्मा को तुरंत ग्रहण कर लेता है और तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारी हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। शीतलता का प्रभाव यही होता है। अब देखिए जो है इस पेज का जो है शायद अंतिम प्रश्न है, नहीं अभी एक और प्रश्न है। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या लिखा है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, यानी कप की अपेक्षा जो है प्लेट में जो है चाय को जल्दी क्यों पी लेते हैं। रीजन ये कि ठंडा हो जाता है, आसानी के साथ वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कप की अपेक्षा प्लेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से चाय होगा या दूध होगा जल्दी ठंडा हो जाएगा और हम उसे आसानी से तथा जल्द पी सकते हैं, यानी उसको बहुत जल्दी के साथ आसानी के साथ उसे पी लेते हैं क्योंकि ठंडा जल्दी हो जाएगा। कप में जो है उसका क्षेत्रफल कम होता है तो ठंडा बाद में होगा, और प्लेट में रखा रहेगा तो ठंडा अधिक जल्दी के साथ ठंडा हो जाएगा और तुरंत उसको हम लोग आसानी के साथ पी सकते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न लिखा कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ये बस आप लोग याद रखिएगा, इतना ही लिख सकते हैं।
बहुत ज्यादा नहीं। रीजन देखिए यहाँ पर क्या है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है, सूती कपड़े पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, यानी सूती जो कपड़ा होता है पसीने को आसानी के साथ अवशोषित कर लेता है, और जब ये पसीना वाष्पित होता है तो हमें शीतलता प्रदान करता है। और जब पसीना जो है कपड़े से वाष्प के रूप में बदलता है तो वो जो पसीना वाष्प बदलता है वो वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसकी ऊष्मा वाष्प के रूप में चली जाती है और वहां पर वो ठंडक महसूस करता है हम लोगों को। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन, ये था हमारा, हम लोग जो है आज केवल इतना ही करेंगे। अब जो बच गया अभ्यास का प्रश्न उत्तर जो बच गया है उसको अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग करके उसको समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए जो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सभी आप लोग को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।